नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रघुवीर प्रजापति है। घर में सब रघु ही कहते हैं। उम्र 27 साल। उस साल तक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई यही थी कि मैंने इंदौर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में 4 साल डेटा एंट्री का काम किया था। दिन भर रजिस्टर के आंकड़े कंप्यूटर में चढ़ाना, बिल्टी नंबर, वजन, किराया, तारीख। मुझे नंबरों से कभी डर नहीं लगा। मैं सोचता था नंबर झूठ नहीं बोलते, आदमी बोलता है। फरवरी में कंपनी बंद हो गई। मालिक रातों रात दफ्तर पर ताला लगाकर चला गया। 3 महीने की तनख्वाह अटक गई। मार्च के आखिरी हफ्ते में मैं अपना बैग उठाकर घर लौट आया। धौरागंज मोहारी जिले का एक छोटा कस्बा, जहां से आगे बस पथरीली पहाड़ियां और सिकता नदी की सूखी रेत शुरू होती है। घर में हालात अच्छे नहीं थे। माँ कमला देवी 54 साल की, दोनों गुर्दे जवाब दे चुके थे। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस। मोहारी का जिला अस्पताल हमारे कस्बे से 60 किलोमीटर दूर है। बस 1.5 घंटा लेती है, और अगर रास्ते में रेत की गाड़ियों की लाइन लग जाए तो 2 घंटे भी। हर चक्कर में किराया, दवा, नाश्ता और महीने के आखिर में वो लिस्ट जो कभी छोटी नहीं होती। घर में मेरे अलावा भाभी सरिता थीं 30 साल की, और उनकी बेटी रोशनी। हम सब उसे गुड़िया कहते थे। 6 साल की, पहली कक्षा में। मेरे बड़े भाई कमलेश 4 साल पहले जा चुके थे। वो रेत का ट्रक चलाते थे। एक रात उनकी गाड़ी बीजापुरा के पास नहर में उतर गई। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था ब्रेक फेल, मुआवजा नहीं मिला क्योंकि गाड़ी उनके नाम नहीं थी, बस कर्ज रह गया। और एक डायरी जिसमें भाई अपने हर चक्कर का हिसाब लिखते थे, अप्रैल और मई। मैंने नौकरी ढूंढने में गंवाए। कस्बे में काम है ही क्या। 2 मोबाइल की दुकान, 1 पेट्रोल पंप, कुछ आटा चक्कियां और रेत। इस इलाके में सब कुछ रेत से चलता है। जून के पहले हफ्ते में मामा ने एक जान पहचान निकाली, साईनाथ धर्मकांटा। उन्होंने कहा राज्य मार्ग 9 पर, कस्बे से 7 किलोमीटर बाहर। जगदीश पटेल मैनेजर है, सब जग्गू कहते हैं। रात की ड्यूटी के लिए आदमी चाहिए। 12,000 महीना। 13 तो हिसाब किताब का ही काम है। मैंने हामी भर दी। 12,000 में माँ का 1 महीने का इलाज निकल जाता। 9 जून की शाम मैं पहली बार वहां पहुंचा। मोटरसाइकिल मामा की थी, पुरानी, जिसका हेडलाइट हिलता रहता था। 7 किलोमीटर की सड़क सीधी है, दोनों तरफ बबूल और बीच बीच में रेत गिरने से बनी सफेद पट्टियां। शाम के धुंधलके में धर्मकांटा दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि उसके ऊपर लगा पीला बल्ब आसपास की सबसे तेज रोशनी है। जगह ऐसी थी, सड़क से हटकर एक चौड़ा पक्का चबूतरा, उसके बीच में लोहे का प्लेटफॉर्म जमीन में ढंसा हुआ, 20 फुट लंबा। ट्रक उस पर चढ़ता है और नीचे लगे यंत्र उसका वजन बताते हैं। प्लेटफॉर्म के चारों तरफ सफेद पेंट की एक मोटी पट्टी खींची हुई थी, ड्राइवरों के लिए निशान कि गाड़ी सीधी चढ़ाओ, पट्टी के बाहर मत निकलो। प्लेटफॉर्म के नीचे एक गड्ढा था, हर धर्म कांटे में होता है। उसमें वो मशीनें लगी रहती हैं जो वजन पकड़ती हैं। गड्ढे में उतरने के लिए एक तरफ लोहे की जाली और नीचे जाने के लिए 3 सीढ़ियां थीं। जाली पर ताला था और ताला पुराना था। थोड़ी दूर पर केबिन, 10 बाई 10 का कमरा, एक खिड़की जो सीधे प्लेटफॉर्म पर खुलती थी। खिड़की के पास मेज, मेज पर कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर दीवार में जड़ा हुआ बड़ा डिस्प्ले जिस पर लाल अंकों में वजन आता है, एक छोटा प्रिंटर, पर्चियों का बंडल और एक मोटा रजिस्टर जिसका जिल्द 2 जगह से फटा था। जग्गू पटेल 45 के आसपास का आदमी था, गोरा, भारी पेट, गले में सोने की पतली चेन और हाथ में हमेशा मोबाइल। बात करते वक्त वो आपकी आंखों में देखता था, पर सिर्फ तब तक जब तक बात आसान हो। देखो रघु, काम बहुत सीधा है, उसने कुर्सी घुमाते हुए कहा। गाड़ी आई, प्लेटफॉर्म पर चढ़ाई, वजन आया, बटन दबाया, पर्ची छपी, ड्राइवर को दी। रजिस्टर में गाड़ी नंबर, समय, वजन, पैसा नकद लेना है 70 रुपये 1 तुलाई। रात में गाड़ियां ज्यादा आती हैं, इसीलिए रात की ड्यूटी की तनख्वाह ज्यादा है। मशीन कोई खराबी करती है? मैंने पूछा, क्योंकि इंदौर में हमारा एक तौल कांटा हमेशा गड़बड़ करता था।
जग्गू का हाथ एक पल के लिए रुका। करती है, उसने कहा। ये कांटा पुराना है, जमीन बैठ गई है नीचे। कभी कभी वजन ज्यादा दिखाता है। खाली गाड़ी पर भी ऊपर से 40-41 किलो जोड़ देता है। तो सुधरवा लो, मालिक खर्चा नहीं करते। उसने कंधे उचकाए। तुम बस इतना करना, अगर डिस्प्ले पर ऊपर से 41 किलो दिखे तो सॉफ्टवेयर में माइनस कर देना, पर्ची में सही वजन छापना और रजिस्टर में भी सही ही लिखना। ड्राइवर को बताने की जरूरत नहीं, वो लोग वैसे भी हर चीज पर झगड़ते हैं। मैंने रजिस्टर की तरफ देखा, पिछले पन्ने भरे हुए थे। किसी ने साफ हिसाब लिखा था, हर लाइन में गाड़ी नंबर और वजन। ठीक है, मैंने कहा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और उस वक्त मुझे वो गलती लगी भी नहीं। मशीन खराब हो तो सुधार करना काम का हिस्सा है, नंबर सही करना गुनाह नहीं होता। मैं यही सोचकर बैठ गया। रात 8 बजे जग्गू चला गया। जाते जाते बोला, धनीराम रहेगा तेरे साथ? चौकीदार है, बूढ़ा है, कम बोलता है, पर पूरी रात जागता है। कुछ चाहिए तो उसी से कहना। धनीराम को मैंने पहली बार तब ठीक से देखा। 60 के ऊपर होगा, दुबला झुका हुआ, सिर पर सफेद बाल कम और खिचड़ी दाढ़ी। उसके गले में हमेशा एक गमछा रहता था और हाथ में एक टॉर्च जिसकी रोशनी पीली पड़ चुकी थी। बोलते वक्त वो अटकता था। पहला अक्षर 2-3 बार निकलता, फिर पूरा शब्द। चाय पियोगे बाबू? उसने पूछा। पीऊंगा। उसने केबिन के बाहर स्टोव पर चाय बनाई और गिलास मेरी मेज पर रख दिया। उस पूरी रात हमारे बीच बस इतनी ही बात हुई। पहली रात कुल 13 गाड़ियां आईं, ज्यादातर रेत की, कुछ गिट्टी की, सब एक जैसी दिखती थीं। टिन की बॉडी, ऊपर तक भरा माल, तिरपाल आधा बंधा और ड्राइवरों की आंखों में वही नींद जो 4 दिन से नहीं सोई। डीजल, गीली धूल और तंबाकू की गंध केबिन में घुसी रहती थी। बाहर हाईवे पर हर 10 मिनट में कोई गाड़ी गुजरती और कुछ पल के लिए पूरा चबूतरा उजाला हो जाता। रात के 1:30 बजे तक मेरी नींद चढ़ाई थी। मैंने रजिस्टर बंद किया, कुर्सी पीछे सरकाई और खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म खाली था, उसके ऊपर पीला बल्ब जल रहा था और उसके इर्द गिर्द उतने कीड़े थे जितने सिर्फ बारिश से पहले आते हैं। खाली प्लेटफॉर्म पर वजन 0 होना चाहिए। मशीन चालू थी। डिस्प्ले पर 0.0 चमक रहा था। फिर वो बदला, OT या 0। मैंने पलक झपकाई, नंबर वही था, लाल अंक, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने प्लेटफॉर्म पर कोई चीज रख दी हो। मैं उठकर खिड़की के पास गया। प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं था, न कुत्ता, न बोरी, न पत्थर, बस लोहे की चादर और उस पर बल्ब की परछाई। मैंने कंप्यूटर की तरफ देखा। कोई गाड़ी दर्ज नहीं थी, कोई तुलाई चालू नहीं थी। 3-4 सेकंड बाद डिस्प्ले फिर 0.0 पर आ गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:47। आदत ऐसी थी कि मैंने अपनी जेब वाली छोटी कॉपी निकाल कर लिख लिया समय और वो नंबर। तभी मुझे लगा कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। धनीराम था। वो चबूतरे पर प्लेटफॉर्म के किनारे वाली सफेद पट्टी के बाहर खड़ा था और डिस्प्ले की तरफ देख रहा था। उसकी टॉर्च बंद थी। काका, मशीन ने अपने आप 41 दिखा दिया, मैंने खिड़की से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो केबिन के अंदर आया, कोने में रखी खड़िया की टुकड़ी उठाई और दीवार की तरफ चला गया। तब मैंने पहली बार उस दीवार को ध्यान से देखा। दरवाजे के पीछे जहां रोशनी कम पड़ती थी, पूरी दीवार पर छोटी छोटी खड़ी लकीरें बनी हुई थीं। 5-5 के गुच्छे, कुछ पुरानी और घिसी हुई, कुछ नई। और सावधानी राम ने खड़िया लकीरों के पास रखी, पर कोई नई लकीर नहीं खींची। उसने बस उन्हें उंगली से गिना। होंठ हिल रहे थे। मैंने भी गिन लिया, 19। ये किस चीज का हिसाब है? मैंने पूछा। धनीराम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें उस उम्र की आंखें थीं जो बहुत कुछ देख चुकी हों और कुछ भी बता ना पाए। हिसाब है बाबू, उसने कहा। कांटे का हिसाब है। इतना कहकर वो बाहर निकल गया और सुबह तक केबिन में नहीं आया। सुबह 6 बजे जग्गू आया। मैंने उसे रात की बात बताई। बोला था ना, कांटा ऊपर से 41 दिखाता है। उसने पर्चियों का बंडल गिनते हुए कहा। अब खाली में भी दिखाने लगा। जमीन बैठ रही है। खाली प्लेटफॉर्म पर वजन आना
जमीन बैठने से नहीं होता, मैंने कहा। सेंसर में करंट का प्रॉब्लम हो तो नंबर उलटा सीधा आता है। इतना साफ 41 नहीं आता। जग्गू ने बंडल मेज पर रखा और पहली बार सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। रघु, तुझे नौकरी चाहिए या मशीन का इलाज? नौकरी। तो नंबर देख, नोट कर और घर जाकर सो जा। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर चला आया। रास्ते में सूरज निकल रहा था और रेत के ट्रक कतार में खड़े थे, अपनी बारी के इंतजार में। घर पहुंचकर मैंने मां के लिए दवा गिनी, गुड़िया को स्कूल भेजा और सोने से पहले अपनी कॉपी में लिखी वो लाइन एक बार और पढ़ी। 1:47, 41 किलो। मुझे नहीं पता था कि उस कॉपी के अगले 30 पन्ने भी इसी एक नंबर से भरने वाले थे। बारिश उस साल देर से आई। जून के तीसरे हफ्ते तक हवा में बस उमस थी और रात को केबिन का पंखा गर्म हवा फेंकता था। 20 जून की रात पहली बड़ी बारिश हुई। उसी रात मुझे समझ आया कि नंबर का मौसम से रिश्ता है। उससे पहले के 10 दिन मैंने बहुत सीधे सादे गुजारे। शाम 8 बजे ड्यूटी, सुबह 6 बजे छुट्टी, घर पहुंचकर 3-4 घंटे सोना, फिर मां के साथ अस्पताल का चक्कर या गुड़िया को स्कूल से लाना। मंगलवार और शुक्रवार डायलिसिस के दिन थे। हम सुबह की पहली बस पकड़ते थे। मां खिड़की वाली सीट पर बैठती थीं और आधे रास्ते में सो जाती थीं। लौटते वक्त उनका चेहरा हर बार थोड़ा और पीला होता था। भाभी सरिता ने घर संभाल रखा था। वो सिलाई का काम करती थीं और शाम को मोहल्ले की 3 लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाती थीं। गुड़िया मेरी वजह से खुश थी क्योंकि मैं रात को काम पर जाता था और उसे लगता था कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी नौकरी है। चाचू, रात में क्या करते हो? उसने एक दिन पूछा। ट्रक तौलता हूं। ट्रक कैसे तौलते हैं? तराजू में। बहुत बड़ा तराजू होता है जमीन के अंदर। वो हंसने लगी। मुझे भी उस वक्त वो बात मजाक जैसी लगी थी। 20 जून की रात 9 बजे बारिश शुरू हुई। हाईवे पर पानी भर गया और गाड़ियां कम हो गईं। 11 बजे तक सिर्फ 4 तुलाई हुई थी। धनी राम ने केबिन के बाहर तिरपाल तानकर स्टोव जलाया और मेरे लिए चाय बनाकर रख दी। रात 1:42 पर डिस्प्ले पर 41.0 आया। प्लेटफॉर्म पर बारिश का पानी बह रहा था और कुछ भी नहीं था। नंबर इस बार 5-6 सेकंड रुका, फिर 0। मैंने कॉपी में लिख लिया। तारीख, समय, नंबर। अगली रात बारिश नहीं हुई और कुछ नहीं हुआ। 23 जून को हुई और नंबर आया। 26 को हुई और नंबर आया। 2 जुलाई तक मेरी कॉपी में 7 लाइनें थीं और सातों में एक ही वजन लिखा था। समय हर बार 1:40 से 50 के बीच। 37 साल का एक ड्राइवर था, सुक्खू, जो हफ्ते में 3 बार आता था। एक रात मैंने उसे यूं ही बता दिया, भाई ये कांटा रात को अपने आप 41 किलो दिखाता है। वो पान थूक कर हंसा। तो अच्छा है ना बाबू, 41 किलो रेत मुफ्त में। फिर उसने पर्ची जेब में डाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जाते जाते बोला, तू नया है, इस कांटे पर पुराने आदमी रात में खिड़की से बाहर नहीं देखते। मैंने पूछा क्यों? उसने सुनने का नाटक किया और चला गया। 30 जून की रात पहली बार भरी गाड़ी पर वो हुआ। एक ट्रक चढ़ा, वजन आया 18,960 किलो। फिर आंकड़ा हिला और उसमें 41 जुड़ गया। जग्गू का बताया नियम याद था। मैंने सॉफ्टवेयर में सुधार वाला बटन दबाया, 41 घटाया, पर्ची छापी और ड्राइवर को दे दी। रजिस्टर में भी वही लिखा। ये पहली बार था जब मैंने अपने हाथ से वो नंबर मिटाया। मुझे याद है क्योंकि मैंने अपनी कॉपी में उसके आगे एक तारा बना दिया था। हिसाब रखने की आदत उसी रात जब मैं पर्ची का बंडल संभाल रहा था। धनीराम केबिन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े भीगे थे और गमछे से पानी टपक रहा था। बाबू, उसने कहा, पर्ची से मत खेलो। क्या मतलब काका? जो नंबर आया है वो छाप दो, मिटाओ मत। मशीन गलत बता रही है तो सही तो करना पड़ेगा। उसने 2 कदम अंदर आकर धीरे से कहा, मशीन गलत नहीं बता रही बाबू, कांटा मांग रहा है। मुझे गुस्सा आ गया। क्या मांग रहा है? उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस दीवार की तरफ देखा, उन 19 लकीरों की तरफ, और बाहर चला गया। मैं आदमी वैसा नहीं हूं जो हर बात में भूत ढूंढ ले।
मैंने 4 साल तक नंबरों का काम किया है। मुझे पता है कि मशीनें झूठ बोलती हैं और बहुत सस्ते में झूठ बोलती हैं। तो मैंने जांच शुरू की सबसे सीधे तरीके से। पहले मैंने कस्बे से इरशाद को बुलाया। वो मोबाइल और इन्वर्टर ठीक करता है, पर बिजली की समझ अच्छी है। एक दोपहर वो मेरे साथ आया जब कांटा बंद था। हमने जंक्शन बॉक्स खोला, तारें देखी, नमी साफ की, अर्थिंग जांची। एक तार का सिरा हरा पड़ चुका था, उसे उसने बदल दिया। अब गड़बड़ नहीं होगी, उसने कहा। दूसरे काम के लिए मैं कस्बे की सरिया वाली दुकान गया और तौल के बटखरे उधार लिए। 20-20 किलो के 2, 10 के 2। हमने प्लेटफॉर्म पर रखकर मशीन जांची। 60 किलो पर मशीन ने 60 ही बताया, 70 पर 70। मशीन बिल्कुल सही थी। तार बदलने के बाद वाली पहली बरसाती रात 5 जुलाई को डिस्प्ले पर 41.0 फिर आया 1:39 पर। उसके बाद मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और जिसके लिए मेरे पास कोई अच्छा बहाना नहीं है, सिर्फ यही कि मैं सच में जानना चाहता था। मैं गड्ढे में उतरा। 7 जुलाई की रात 2 बजे। 2 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं आई थी। धनीराम पीछे बरगद के नीचे खटिया पर बैठा था। जाली का ताला पुराना था और कुंडी ढीली। मैंने टॉर्च जलाई और 3 सीढ़ियां उतर गया। नीचे जगह कमर तक ऊंची थी, इसलिए मुझे झुककर चलना पड़ा। पानी टखने तक भरा था। ग्रीस, जंग और सड़ी हुई काई की गंध। दीवारों पर मकड़ी के जाले इतने मोटे थे कि टॉर्च की रोशनी उनमें उलझ जाती थी। ऊपर प्लेटफॉर्म की लोहे की चादर मेरे सिर से 1 बालिश्त ऊपर थी और उस पर काली ग्रीस की परत जमी थी। मैंने टॉर्च ऊपर की। ग्रीस पर निशान थे, हाथों के निशान। छोटे हाथ, बच्चे के हाथ, उंगलियां पतली, हथेली छोटी। और वो निशान ऊपर से नहीं, नीचे से बने थे, जैसे कोई इस गड्ढे के अंदर से चादर पर हाथ मार रहा हो। बाहर निकलने के लिए निशान एक जगह नहीं थे, पूरी चादर पर थे, दर्जनों। मेरा हाथ कांपने लगा और टॉर्च नीचे गिर गई। पानी में रोशनी फैल गई। उस रोशनी में मुझे कीचड़ के बीच कोई चमकती चीज दिखी। मैंने हाथ डालकर टेढ़ा मेढ़ा एक टुकड़ा निकाला। पीतल का पुराना बटखरा था, आधा किलो का। ऊपर की तरफ मुहर घिस चुकी थी, पर आंकड़ा पढ़ा जा सकता था। बटखरे के किनारे तेज थे और उठाते वक्त मेरी बाईं हथेली कट गई। खून तुरंत बहने लगा। मैं जल्दी में ऊपर चढ़ा और सिर लोहे से टकराया। बाहर निकलकर मैंने गमछे से हथेली दबाई। धनीराम भागता हुआ आया। मेरा हाथ देखा और फिर मेरी दूसरी मुट्ठी में बंद वो बटखरा देखा। उसका चेहरा ऐसे बदला जैसे किसी ने खून खींच लिया हो। उसको वापस रख दे बाबू, उसने कहा। वो उसका है। किसका? उसने जवाब देने के बजाय मेरा हाथ पकड़कर मुझे केबिन तक ले गया। अलमारी से रुई और लाल दवा निकाली और पट्टी बांध दी। उसके हाथ कांप रहे थे। पूरी रात उसने एक शब्द नहीं बोला। मैंने बटखरा वापस नहीं रखा। मैंने उसे कागज में लपेटकर अपनी जेब में डाल लिया। अगली सुबह मैंने केबिन के पीछे वाले स्टोर का ताला खोला। वहां एक लोहे की अलमारी थी जिसमें पुराने रजिस्टर रखे थे। मैंने सारे निकाले और तारीख से जमाए 2016 से इस साल तक के सब मौजूद थे। 2013, 14 और 15 के तीनों गायब थे। अलमारी की सबसे नीचे वाली तह में चूहों के कांटे कागजों के बीच एक खुला पन्ना पड़ा था। किसी रजिस्टर से फाड़ा गया था। ऊपर का कोना भूरा पड़ चुका था, जैसे किसी पुराने दाग ने कागज पका दिया हो। उस पन्ने पर पुरानी स्याही में हिसाब लिखा था और लाइनों के आखिर में कई जगह एक ही चीज लिखी थी, +41। काटकर फिर सुधार, +41। काटकर फिर सुधार। सबसे नीचे वाली लाइन पर तारीख थी 14 अगस्त 2013 और उसके आगे लिखा था सुधार 41 किग्रा कम। हैंडराइटिंग वही थी जो बाकी पुराने रजिस्टरों में थी, साफ गोल अक्षरों वाली। मैंने वो पन्ना मोड़कर अपनी कॉपी के अंदर रख लिया। 3 जुलाई की रात मैंने जो किया उसका हिसाब मुझे 12 जुलाई को मिला। उस रात तेज बारिश थी। एक ट्रक आया। गाड़ी नंबर मेरी कॉपी में अब भी लिखा है। ड्राइवर लखन साहू, 34-35 साल का, दुबला, गले में तुलसी की माला। उसने केबिन के अंदर आकर पैसे दिए और मेरी पट्टी बंधी हथेली देखकर पूछा,
कांटे में हाथ दे दिया बाबू। गिर गया था। उसकी गाड़ी का वजन आया 21,320। फिर आंकड़ा हिला 21,361। मैंने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर सुधार वाला बटन दबाया और पर्ची छापी। 41 किलो कागज से गायब हो गया। लखन ने पर्ची ली, तह करके शर्ट की जेब में रखी और चला गया। 12 जुलाई की सुबह जब मैं ड्यूटी से लौट रहा था, हाईवे के ढाबे पर भीड़ लगी थी। सुक्खू वहीं खड़ा था। उसने बताया कि लखन बीजापुरा के पास अपने केबिन में मरा मिला। गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, इंजन बंद, हैंड ब्रेक चढ़ा हुआ, कोई टक्कर नहीं, कोई चोट नहीं। डॉक्टर बोले हार्ट। सुक्खू ने कहा, पर बाबू, जो लोग उठाकर लाए वो कहते हैं कि आदमी हल्का था, बहुत हल्का, जैसे अंदर से कोई चीज निकाल ली हो। मैं दोपहर तक सो नहीं पाया। शाम को मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन के दफ्तर गया, जो पेट्रोल पंप के पीछे एक कमरे में चलता है। वहां ड्राइवरों के स्वास्थ्य कार्ड बनते हैं, जिनमें हर साल वजन लिखा जाता है। लखन का कार्ड मुनीम ने ढूंढकर दिखा दिया। पिछले साल का वजन 78 किलो। मैंने पूछा कि अस्पताल में उसका वजन कितना दर्ज हुआ। मुनीम ने कागज पलटा। पोस्टमार्टम की रसीद पर लिखा था 37 किलो। मैंने अपनी कॉपी निकालकर तारीख गिनी, 3 जुलाई से 12 जुलाई, 9 दिन। मैंने रात को जग्गू को फोन किया। उसने 3 बार काटा, चौथी बार उठाया। जग्गू भाई, 3 जुलाई को जिस गाड़ी का 41 मैंने काटा था, उसका ड्राइवर मर गया। दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर उसकी आवाज आई, बहुत धीमी, रघु, तनख्वाह टाइम पर मिल रही है ना? मिल रही है। तो बस, उसने कहा, और सुन, ये बात किसी को मत बता, किसी को भी नहीं, न ड्राइवर को, न पुलिस को, न घर पर। तुम्हें पता है ना? उसने फोन काट दिया। उस रात मैं काम पर नहीं गया। मैंने बुखार का बहाना किया और घर में बैठा रहा। और उसी रात मैंने भाई की डायरी निकाली, जो 4 साल से एक टिन के बक्से में पड़ी थी। भाभी अंदर गुड़िया को सुला रही थी, मां खांस रही थी। मैंने बल्ब की रोशनी में वो मोटी डायरी खोली। भाई हर चक्कर का हिसाब लिखते थे, कहां से माल भरा, कहां उतारा, कितना डीजल, कितना खर्च, कितना बचा। पन्ने के किनारों पर छोटी छोटी बातें भी, जैसे सरिता के लिए चप्पल या गुड़िया की दवा। 6 अगस्त 2021 के पन्ने पर एक पर्ची चिपकी थी, साईनाथ धर्मकांटा की पर्ची। कागज पीला पड़ चुका था, पर छपाई पड़ी जा सकती थी। पर्ची के नीचे भाई ने अपनी पेंसिल से लिखा था। कांटे वाले ने स्क्रीन पर 41 ज्यादा दिखाया, पर्ची में कम छाप दिया। बोला मशीन खराब है। मैंने कहा, फिर पर्ची में लिखो कि खराब है। नहीं लिखा, साहब से पूछूंगा। मैंने डायरी के अगले पन्ने पलटे। 7 अगस्त, 8, 9, 10 अगस्त को लिखा था, तबीयत ढीली, कमर में दर्द, वजन गिर रहा है। 12 अगस्त को, खाना नहीं पचता। 14 अगस्त का पन्ना खाली था, भाई की मौत। 15 अगस्त 2021 को हुई थी, 6 से 15, 9 दिन। मेरे हाथ से डायरी छूट गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और बहुत देर तक कुछ सोच नहीं पाया। भाई का चेहरा याद आया, नहर से निकाली गई उनकी गाड़ी की तस्वीर याद आई, जो पुलिस ने दिखाई थी। ब्रेक फेल, रिपोर्ट में यही लिखा था। उस रात के बाद मैं ये नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकता था। छोड़ता तो मां का इलाज रुकता और भाई का हिसाब कागज में झूठ ही रह जाता। 15 जुलाई को मैं धौरागंज थाने गया। उप निरीक्षक राम अवतार यादव 40-42 के 8 महीने पहले तबादला होकर आए थे। उनके सामने मैंने सब कुछ रखा, अपनी कॉपी, तारीखों की लिस्ट, फटा हुआ पन्ना, लखन के वजन के दोनों कागज और भाई की डायरी। उन्होंने 20 मिनट सब देखा, बीड़ी नहीं पी, चाय भी नहीं मंगाई। ये अच्छा संकेत था। देखो प्रजापति, आखिर में उन्होंने कहा, मशीन के भूत की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, पर तुम्हारी बात में एक चीज काम की है। क्या? वजन का फर्क। अगर कांटे पर वजन कम दिखाया जाता है तो सरकार का रॉयल्टी का पैसा मारा जाता है। ये रेत की चोरी का सीधा मामला है, इसमें रिपोर्ट लिख सकते हैं। उन्होंने कलम से पन्ने पर ठक ठक किया, पर उसके लिए मुझे पुराने रजिस्टर चाहिए, 2013 वाले। वो ही गायब हैं। गायब क्यों हैं?
ये सवाल भी सबूत है, उन्होंने कहा। फिर सीधा मेरी आंखों में देखा। एक बात बताओ, तुम्हारे भाई की गाड़ी किसके नाम थी? मैंने बताया कि गाड़ी हमारी नहीं थी, मालिक ने भाई को चलाने के लिए दी थी। मालिक का नाम? बाबूलाल रावत, यादव साहब की कलम रुक गई। बब्बन रावत, उन्होंने कहा। रेत का ठेका, पहले सरपंच था, अब उसका भतीजा है, और साईनाथ धर्मकांटा कागज में किसी और के नाम है, पर पैसा उसी के पास जाता है। उन्होंने कॉपी बंद की। तुम अपनी ड्यूटी करो और मुंह बंद रखो। 1 हफ्ता, मुझे कुछ पता करना है। मैं बाहर निकला तो दोपहर की धूप में थाने के अहाते में कुछ लोग खड़े थे। एक सफेद गाड़ी और उसके पास 2-3 आदमी। किसी ने मुझे नहीं देखा, पर मुझे उस दिन पहली बार लगा कि इस मामले में मशीन सबसे कम खतरनाक चीज है। 18 जुलाई को मां की डायलिसिस थी। हम सुबह की बस से मोहारी गए। मां को अंदर बैठाकर मैं 4 घंटे के लिए खाली था। मोहारी में जिला पुस्तकालय है, पुरानी कचहरी के पीछे। वहां अखबारों की जिल्दें रखी रहती हैं। लाइब्रेरियन राम सेवक जी 70 के हैं और उन्हें बात करने का शौक है। मैंने उनसे 2013 के अगस्त महीने की जिल्द मंगाई, धूल भरी मोटी जिल्द। दैनिक प्रभात, 9 अगस्त 2013। पेज 3 पर खबर थी, खनिज निरीक्षक सुनील मौर्य 4 दिन से लापता। सरकारी मोटरसाइकिल सिकता पुल के पास मिली। परिजनों ने अवैध रेत खनन की जांच से जोड़ा। पुलिस ने कहा तलाश जारी। खबर के साथ एक छोटी तस्वीर थी। 29-30 साल का चश्मे वाला आदमी, सरकारी पहचान पत्र वाली फोटो। मैंने पन्ने पलटे। 14, 15, 16 अगस्त के अंक में आखिरी पन्ने पर नीचे कोने में 4 लाइन की एक खबर थी। बिना तस्वीर, धर्मकांटे के पास रेत के ट्रक की चपेट में आने से मजदूर की 13 वर्षीय बेटी की मौत। मृतका का नाम चंदा, पिता तुलसीराम, निवासी कोटरा। पुलिस ने दुर्घटना मानकर मामला बंद किया। मैंने वो लाइनें 3 बार पढ़ी। 9 अगस्त को एक सरकारी अफसर लापता, 16 अगस्त को एक 13 साल की लड़की की मौत, और उन दोनों तारीखों के बीच 14 अगस्त को उस फटे पन्ने पर किसी ने अपनी साफ घोल लिखाई में हिसाब बराबर किया था। सुधार 41 किलोग्राम कम। कोटरा गांव धौरागंज से 9 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर पक्की सड़क, बाकी कच्ची। 20 जुलाई की दोपहर में वहां गया। बारिश रात भर हुई थी और कच्चे रास्ते में मोटरसाइकिल 2 बार फिसली। आखिरी 1.5 किलोमीटर मैंने गाड़ी एक नीम के नीचे खड़ी करके पैदल चलना ठीक समझा। गांव में तुलसीराम का नाम लेने पर लोगों ने पहले सोचा, फिर एक बूढ़े ने बताया कि वो आदमी 9 साल पहले मर गया। उसकी पत्नी जिंदा है, उसने कहा। पिछवाड़े में पत्तल बनाती है, मिट्टी की दीवार और टीन की छत वाला एक कमरा। बाहर बरसाती पानी से बचाने के लिए पत्तों के गट्ठर तिरपाल से ढके थे। फूलवती चौखट पर बैठी थी। 57-58 की होंगी। एक आंख में मोतियाबिंद सफेद पड़ चुका था। उनके हाथ बिना रुके पत्ते जोड़ते जा रहे थे और वो मेरी आवाज से ही समझ रही थी कि मैं कहाँ बैठा हूं। मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कह दिया कि मैं साईनाथ धर्मकांटे पर रात की ड्यूटी करता हूं और मुझे चंदा के बारे में जानना है। पत्ते जोड़ने वाले हाथ रुक गए। 13 साल की थी, उन्होंने कहा। आवाज बहुत सामान्य थी, जैसे रोज कोई ये सवाल पूछता हो। 7वीं में पढ़ती थी, गर्मी में ककड़ी और बारिश में बेर ले जाती थी कांटे पर। ड्राइवर लोग रात में लाइन में खड़े रहते थे। 20-30 रुपए बन जाते थे। आप उसे रात में जाने देती थी? बेटा, घर में 4 लोग थे और चूल्हा एक, उन्होंने बिना शिकायत के कहा। उसका बापू साथ जाता था। जिस रात नहीं गया उसी रात ये हुआ। मैं चुप रहा। 14 अगस्त था, उन्होंने कहा। बारिश बहुत थी। बारिश में गाड़ियां ज्यादा रुकती थीं तो बिक्री ज्यादा होती थी। वो टोकरी और अपना तराजू लेकर निकली। मैंने कहा था 11 बजे तक लौट आना, वो नहीं लौटी। 15 अगस्त को तुलसीराम दिन भर कांटे के चक्कर लगाता रहा। वहां काम करने वालों ने कहा, लड़की तो रात में आई ही नहीं। 16 तारीख को सुबह गाड़ी आई। फूलवती ने कहा, सफेद गाड़ी, तिरपाल में लपेट कर लाए थे। बोले ट्रक की चपेट में आ गई। रात में बारिश में दिखा नहीं। 25,000 रुपये रख गए। कहाँ?
मिट्टी खराब हो जाएगी, आज ही क्रिया कर लो। आपने देखा उसे? मुंह दिखाया, बाकी नहीं। उनकी आवाज पहली बार कांपी। मैं तिरपाल खोलने गई तो 2 आदमियों ने मेरे हाथ पकड़ लिए, पर मैं मां थी बेटा। मुझे मुंह से पता चल गया कि नीचे क्या था। वो कुछ देर रुकी, फिर बोली, उसकी एक पायल थी, दूसरी नहीं थी। तराजू भी नहीं था, बटखरे भी नहीं थे, टोकरी भी नहीं। मेरा हाथ अपने आप जेब में गया। मैंने कागज में लपेटा वो पीतल का बटखरा निकालकर उनकी हथेली पर रख दिया। उन्होंने उसे दोनों हाथों से टेढ़ा किया, अंगूठे से किनारा रगड़ा, फिर ऊपर की सतह पर उंगली फेरी और रुक गई। 3 खांचे, उन्होंने कहा। उसके बापू ने रेती से बनाए थे। बोलता था, निशान रहेगा तो कोई बदलेगा नहीं। फिर वो रोईं, बिल्कुल खामोशी से, जैसे रोना बहुत पहले से बचा कर रखा हो। जाते वक्त उन्होंने अंदर से एक पोटली लाकर खोली। उसमें एक पायल थी, चांदी की नहीं, गिलट की, घिसी हुई। बेटा, वहां काम मत करो, उन्होंने कहा। उस जगह किसी का हिसाब अधूरा पड़ा है। लौटते वक्त बारिश फिर शुरू हो गई। मैं सिकता पुल के पास रुका, भीगता रहा और बहुत देर तक नदी को देखता रहा। उसी रात मैंने धनीराम को पकड़ा। मैंने उसके सामने मेज पर 3 चीजें रखीं। अखबार की वो छाया प्रति, फटा पन्ना और बटखरा। काका, मैं कोटरा से आया हूं, मैंने कहा। मां जिंदा है। उसने बटखरा पहचान लिया। धनीराम ने दरवाजा बंद किया, फिर जमीन पर बैठ गया, दीवार से पीठ लगाकर। उसने बोलना शुरू किया और रोका नहीं। जहां अटकता वहां रुकता, सांस लेता, फिर आगे बढ़ता। 2013 में वो वहीं रेजा था। 8000 महीना। ऑपरेटर मोतीलाल था, गोल अक्षरों वाली लिखाई वाला। उस साल अगस्त में खनिज वाले साहब सुनील मौर्य ने 2 गाड़ियां पकड़ी थीं और कांटे के रजिस्टर की फोटो ले ली थी। वो रिपोर्ट बना रहा था। 9 अगस्त की रात वो साहब कांटे पर आया था। धनीराम ने कहा, उसके बाद नहीं गया। मैं समझ गया और मेरा जी मितलाया। फिर 14 अगस्त की रात 1 बजे के आसपास एक ट्रक आया, साथ में सफेद गाड़ी। बब्बन रावत, उसका भतीजा टिंकू और एक ड्राइवर कालू। उन्होंने धनीराम को 2 किलोमीटर दूर ढाबे से चाय लाने भेज दिया। ढाबा बंद था बाबू, उसने कहा। मैं जल्दी लौट आया। जब वो लौटा, ट्रक प्लेटफॉर्म पर था और तिरपाल खुला था। रेत के बीच से एक हाथ और एक जूता बाहर था और प्लेटफॉर्म के नीचे गड्ढे में चंदा बैठी थी। वो रोज वहीं बैठती थी बारिश में, क्योंकि टीन का छप्पर टपकता था और ड्राइवर लोग छेड़ते थे। गड्ढा सूखा रहता था और उसकी टोकरी बच जाती थी। उसने सब देख लिया। बटखरा गिर गया था लोहे पर। धनीराम ने कहा। टन करके आवाज हुई, बस इतनी सी। टिंकू ने उसे गड्ढे से खींचकर निकाला। वो चिल्लाई। बब्बन ने उसका मुंह दबाया और कालू से कहा कि गाड़ी थोड़ी पीछे ले। फिर उन्होंने उसे प्लेटफॉर्म पर लिटाया। 2 आदमियों ने उसके हाथ पैर दबाए। धनीराम ने कहा कि वो आगे बढ़ा था। उसने चंदा का हाथ पकड़ा भी था, एक पल के लिए। फिर टिंकू ने उसकी पसली में लात मारी और बब्बन ने कहा, बूढ़े, तेरे भी बच्चे हैं। उसने हाथ छोड़ दिया और भागकर केबिन के पीछे छिप गया। जो आवाज उसके बाद आई, वो मैं यहां लिख नहीं सकता। धनीराम ने बस इतना कहा कि पहिया आगे बढ़ा और बारिश के बावजूद सुबह तक लोहे की चादर साफ नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा मुझे वो बात चुभी कि उसकी टोकरी के बेर पूरे चबूतरे पर बिखर गए थे और कालू ने उन्हें झाड़ू से बटोरा था। फिर बबियन ने मोतीलाल से कहा कि गाड़ी का वजन दोबारा ले। रेत के साथ जो और चीजें जा रही थीं, उनका हिसाब बराबर करना था ताकि खान पर शक न हो। डिस्प्ले ने हर बार ऊपर से 41 किलो जोड़ दिया। 4 बार मशीन बंद करके चालू की गई। फिर भी 41। चंदा का वजन 41 किलो था। ये मुझे बाद में पता चला, स्कूल के स्वास्थ्य रजिस्टर से, जो 7वीं की लड़कियों का वजन साल में 1 बार लिखता था। मोतीलाल ने रजिस्टर में हिसाब बराबर कर दिया। सुधार, 41 किलोग्राम कम। लाश रात में ही गड्ढे के कोने में डाल दी गई और ऊपर रेत डाल दी गई। अगले साल कांटा नया करवाया गया और गड्ढे का फर्श सीमेंट से पटवा दिया गया। मोतीलाल 2 साल बाद मर गया। धनीराम ने कहा, पेट की बीमारी बताई, पर वो सूख कर आधा रह गया था।
मैंने पूछा कि वो खुद यहां से क्यों नहीं गया। बब्बन ने कहा था, जो देखा है भूल जा और यहीं रह। नजर के सामने उसने दीवार की तरफ देखा। और बाबू, अगर मैं चला जाता तो गिनने वाला कोई नहीं रहता। लकीरें किसकी हैं जिनका वजन मिटाया गया? और जो 9 दिन में चले गए? उसने कहा। 19। 20वीं लकीर मैंने लखन की खींचनी बाकी रखी है। लिख दूं? मेरा गला सूख गया। काका, वो चाहती क्या है? धनीराम ने बहुत सादगी से जवाब दिया, जैसे ये सबसे सामान्य बात हो। वही जो कांटा चाहता है बाबू। हिसाब, जो नंबर मिटाओगे वो कांटा गोश्त से लेगा। उस रात के बाद मैंने एक फैसला किया। मैंने मिटाना बंद कर दिया। जब भी डिस्प्ले ऊपर से 41 जोड़ता, मैं वही वजन पर्ची में छाप देता। रजिस्टर में भी वही लिखता। ड्राइवर लड़ते थे क्योंकि ज्यादा वजन पर खदान वाले सवाल करते थे। मैं सबसे यही कहता, मशीन ने जो बताया वही लिखा है। 9 दिन गिनता रहा। जिन गाड़ियों की पर्ची में मैंने पूरा वजन छापा, उनमें से किसी ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। ना 9 दिन में, ना बाद में। ये मेरे लिए सबूत था। बस ऐसा सबूत जो किसी कागज पर नहीं लिखा जा सकता था, पर सॉफ्टवेयर हर सुधार का रिकॉर्ड रखता था। 30 तारीख को जग्गू ने रिकॉर्ड देखा। तू सुधार क्यों नहीं कर रहा? उसने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। साहब को महीने का हिसाब जाता है, सरकारी रॉयल्टी बढ़ जाएगी। जग्गू भाई, 9 दिन में एक आदमी मरता है तो मरने दे, उसने कहा। और जिस तरीके से उसने नजरें फेर लीं, मुझे समझ आ गया कि वो ये बात बरसों से जानता था। 6 अगस्त को रात के 11 बजे मेरे घर के बाहर सफेद गाड़ी रुकी। मैं ड्यूटी पर था। भाभी ने बाद में बताया 3 आदमी थे। आगे वाला नौजवान था, सोने की अंगूठी पहने। उसने बहुत मीठे से बात की। मां की बीमारी पूछी। कहा कि बड़े अस्पताल में बात करवा सकते हैं। फिर पूछा कि गुड़िया का स्कूल कहाँ है और कितने बजे छुट्टी होती है। बस इतना। फिर वो चले गए। जाते वक्त मेरी मोटरसाइकिल का हेडलाइट फोड़ गए। मैंने रात में ही यादव साहब को फोन किया। उन्होंने कहा, सुबह लिखित शिकायत दे दो। 8 अगस्त की रात वो कांटे पर आए। 11:30 बजे थे। टिंकू और कालू, साथ में एक और लड़का। टिंकू ने केबिन में आकर रजिस्टर उठाया और पन्ने पलटने लगा। ये क्या लिख रहा है रोज? उसने पूछा। जो मशीन बताती है। उसने रजिस्टर मेज पर फेंका और मुस्कुराकर कहा, चल बाहर, मशीन दिखा। मैं नहीं गया। मैं कुर्सी पर बैठा रहा और खिड़की की लोहे की जाली खींच ली। ये मैंने सोच कर किया था, क्योंकि केबिन का दरवाजा अंदर से बंद होता था। जाली पूरी नहीं बंद हुई। मेरा बायां हाथ बीच में था। टिंकू ने बाहर से जाली पर पूरा जोर लगाया। मुझे आवाज याद है। हड्डी टूटने की आवाज बहुत छोटी होती है। चीख मेरी थी, आवाज हाथ की। मेरी बाईं हथेली की 2 उंगलियां, बीच वाली और अनामिका, जाली और चौखट के बीच में आ गई थीं। धनीराम लाठी लेकर भागा और चिल्लाया कि गाड़ी का नंबर लिख लिया है। वो लोग रुके, हंसे और चले गए। रात 2 बजे सुक्खू ने मुझे अपनी गाड़ी में कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां से सुबह मोहारी भेजा गया। एक्सरे में 2 जगह फ्रैक्चर निकला। प्लास्टर चढ़ा कोहनी से नीचे तक। डॉक्टर ने 6 हफ्ते कहे और दर्द की गोलियां लिख दी। उसके बाद मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता था। मैं शाम को टेम्पो से कांटे तक जाता था और सुबह दूध वाले के साथ लौटता था। रजिस्टर में लिखाई टेढ़ी हो गई क्योंकि बायां हाथ कागज दबा नहीं पाता था। यादव साहब ने मारपीट की रिपोर्ट लिख ली। पहली बार कागज पर बब्बन के लोगों का नाम आया। उन्होंने खनिज दफ्तर से पुरानी फाइल मंगवाई। 2013 में सुनील मौर्य की सील की हुई गाड़ियां, उसकी गुमशुदगी की फाइल जो आज तक बंद नहीं हुई थी। एक लापता सरकारी अफसर का मामला कभी पुराना नहीं होता, उन्होंने कहा। पर मुझे हड्डी चाहिए प्रजापति। सीमेंट तोड़ने का आदेश बिना वजह नहीं मिलता। मैं फूलवती को थाने लाया। टेम्पो में 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद उन्होंने अंगूठा लगाकर बयान दिया। बटखरा और पायल जमा कराई गई। धनीराम ने भी बयान दिया। अटक अटक कर 1.5 घंटे में जब वो बाहर निकला, उसका कुर्ता पसीने से भीगा था। बाबू, अब वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, उसने कहा। पर वो मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे पहली बार मुस्कुराते देखा था।
3 अगस्त को जो हुआ उसने यादव साहब का मन बदल दिया। सुबह 5 बजे धनीराम ने जग्गू को प्लेटफॉर्म के बीच में पड़ा देखा। सीधा, हाथ फैलाए, मुंह खुला, न खून न चोट न झीनाज पट्टी। उसकी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी थी। वो रात में कभी लौट कर आया था, किसी को बताए बिना। मैं 9 बजे वहां पहुंचा। पुलिस पहले से थी। जग्गू का चेहरा मुझे आज भी याद है। गाल अंदर धंस चुके थे। कमीज उसके शरीर पर थैले की तरह लटक रही थी। जो आदमी 2 दिन पहले भारी पेट लेकर कुर्सी पर बैठता था वो अब पतला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वजन लिखा था 55 किलो। यूनियन के कार्ड में मार्च में लिखा था 96। यादव साहब ने दोनों कागज बहुत देर तक देखे, फिर बाहर आकर मेरे पास खड़े हो गए और बहुत धीरे से बोले 41। मैंने सिर हिलाया। उसी शाम मैंने धनीराम से पूछा कि 30 जून को मैंने जो 41 मिटाया था उसका ड्राइवर सुक्खू था और वो जिंदा है। 9 दिन कब के निकल चुके? धनीराम ने पूछा। पर्ची उसके पास रही? मैंने याद किया। सुक्खू ने उस रात कहा था कि पर्ची खदान के मुनीम को देनी है। वो कागज उसके हाथ से निकल गया था। तब तो हिसाब लिखने वाले पर रह गया, धनीराम ने कहा। उसने मेरी तरफ देखा और फिर नजर हटा ली। रात में मैंने सरिया वाली दुकान के कांटे पर अपना वजन नापा। जून में मैं 71 किलो था। स्वास्थ्य केंद्र ने 9 अगस्त को 67 लिखा था। उस रात कांटा 86 नहीं 64 दिखा रहा था। मैं खाना खा रहा था, दवा ले रहा था। मेरी पसलियां फिर भी दिखने लगी थीं। मैंने किसी से नहीं कहा, मां से बिल्कुल नहीं। 11 अगस्त को यादव साहब ने बुलाया। नाप तौल विभाग की मुद्रांकन तारीख 14 अगस्त है। उन्होंने कहा उस दिन कांटा बंद रहेगा, गाड़ियां नहीं आएंगी। मैंने एसडीएम साहब से खुदाई की अनुमति मांगी है। आ जाएगी, पर 1-2 दिन लगेंगे। और अगर बब्बन को पहले पता चल गया? पता उसे चल ही गया होगा, उन्होंने कहा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। 14 की सुबह मैं 2 सिपाही और 1 मजदूर लाऊंगा। सरकारी तौर पर मुद्रांकन का काम रहेगा। बाकी जो होगा वो कागज पर बाद में लिखा जाएगा। फिर उन्होंने वो बात कही जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। और प्रजापति, अपने घर के लोगों को उस दिन कस्बे से बाहर भेज दो। 13 अगस्त को मैंने माँ, भाभी और गुड़िया को मामा के घर भेज दिया, 30 किलोमीटर दूर, दोपहर की बस से। माँ ने बहुत सवाल किए। मैंने कहा कि घर में पानी की लाइन खुदेगी और 2 दिन रहना मुश्किल होगा। झूठ अच्छा नहीं था, पर उन्होंने मान लिया क्योंकि मेरा चेहरा देखकर वो पहले से डरी हुई थी। गुड़िया ने जाते वक्त पूछा, चाचू तुम भी चलो, मुझे ड्यूटी है। मैंने कहा। उस रात मैंने अपनी कॉपी में पहली बार एक ऐसा हिसाब लिखा जो गाड़ियों का नहीं था। 19 लकीरें, हर लकीर 41 किलो, कुल 779। और उसके नीचे मैंने अपना नाम लिखा। 14 अगस्त की सुबह से बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जो रुकती नहीं, बस पतली और मोटी होती रहती है। नाप तौल विभाग का निरीक्षक नहीं आया। मौसम की वजह से उसने तारीख आगे खिसका दी, पर कांटा कागज में बंद था और यही हमें चाहिए था। सुबह 7 बजे मैंने सड़क वाली जंजीर लगा दी और गाड़ियों को मोड़ना शुरू कर दिया। यादव साहब 8:15 बजे पहुंचे। जीप में 2 सिपाही थे, ओम प्रकाश और जुगल। साथ में मिस्त्री शफीका, जो कस्बे में कुएं खोदने का काम करता है। उसके पास छेनी, घन और एक बिजली का ब्रेकर था। फूलवती भी आई। मैंने मना किया था। उन्होंने कहा, 12 साल बैठी रही हूं बेटा, आज नहीं बैठूंगी। यादव साहब ने उन्हें जीप में बिठा दिया और कहा कि बिना बुलाए नीचे नहीं उतरना। धनीराम ने जाली का ताला खोला। गड्ढे में घुटनों तक पानी भरा था। शफीक ने मोटर लगाकर पानी निकाला। बारिश की वजह से रोशनी कम थी तो जनरेटर से एक बल्ब नीचे लटकाया गया। सीमेंट की परत 3 इंच थी। ब्रेकर की आवाज गड्ढे के अंदर कान फाड़ रही थी। लोहे की चादर से पानी टपक रहा था और ग्रीस की गंध बंद जगह में दोगुनी लग रही थी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। बायां हाथ प्लास्टर में था। मैं बस बाल्टी पकड़ता था और मलबा बाहर पहुंचाता था। सीमेंट के नीचे रेत थी, साफ नदी की रेत, जो 12 साल से सूरज नहीं देखी थी। 12:30 बजे शफीकट की फावड़ी किसी कपड़े से अटकी। वो एक पीला फ्रॉक था। रंग छूट चुका था, पर सिलाई बची थी। उसके बाद सब बहुत धीरे हुआ। यादव साहब ने फावड़ी रखवा दी।
और खुद हाथ से रेत हटाने लगे। पहले एक बांह की हड्डी, फिर पसलियां, फिर खोपड़ी। वो बहुत छोटी थी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की खोपड़ी देखी थी और मुझे सबसे पहले ये ख्याल आया कि गुड़िया का सिर भी इतना ही बड़ा होगा। हड्डियों के बीच रेत में एक चीज मिली, गिलट की एक पायल, घिसी हुई, एक जगह से टूटी। मैं उसे ऊपर लाया और जीप तक गया। फूलवती ने उसे दोनों हाथों में लिया, 1 मिनट तक टेढ़ा किया, फिर अपनी पोटली से दूसरी पायल निकालकर दोनों को साथ किया। जोड़ी मिल गई, उन्होंने कहा। वो रोई नहीं। यादव साहब ने कहा कि अवशेष गड्ढे में नहीं रह सकते, क्योंकि पानी फिर बढ़ रहा था और फोटो लेना जरूरी था। पूरे अहाते में सबसे समतल और ऊंची जगह एक ही थी। बल्ली की एक नीली तिरपाल बिछाकर सारे अवशेष लोहे के प्लेटफॉर्म के बीच में रख दिए गए। 1:30 बजे सफेद गाड़ी आई, उसके पीछे एक ट्रैक्टर से 9-10 आदमी उतरे। कुछ के हाथ में लोहे के सरिये थे, 2 के पास कुल्हाड़ी। बब्बन रावत सबसे आगे था। 52 साल, मजबूत शरीर, सफेद कुर्ता, पैर में रबर की चप्पल। वो चिल्लाया नहीं। उसने बहुत शांति से पूछा, दरोगा जी, किसकी जमीन खोद रहे हो? सरकारी आदेश है। यादव साहब ने कागज निकाला। बब्बन ने कागज लिया, बारिश में देखा और वापस कर दिया। 2 घंटे रुक जाओ, उसने कहा। मेरी बात ऊपर हो रही है। नहीं रुकूंगा। टिंकू ने आगे बढ़कर जनरेटर पर सरिया मारा। बल्ब बुझा और गड्ढे में अंधेरा हो गया। सिपाही जुगल ने डंडा उठाया और उसी वक्त 6-7 आदमी चबूतरे पर चढ़ आए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। बारिश में इस इलाके में फोन कभी नहीं लगता। ओम प्रकाश 20 मिनट पहले फोटोग्राफर को लाने पक्की सड़क तक गया था। कालू प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। वो तिरपाल खींचना चाहता था। धनीराम सामने आ गया। वो 60 से ऊपर का आदमी था, दुबला, बिना हथियार। उसने दोनों हाथ फैला दिए और खड़ा रहा। नहीं, उसने कहा। अब नहीं। टिंकू ने सरिया से उसकी कनपटी पर मारा। मैं 4 कदम दूर था। मैंने आवाज सुनी और मैंने उसे गिरते देखा। दूसरी बार जब सरिया उठा तब वो जमीन पर था। मैं उस तरफ भागा। किसी ने मेरी पसली में लात मारी और मैं कीचड़ में गिरा। किसी ने मेरे प्लास्टर वाले हाथ पर पैर रख दिया। मुझे लगा कि कोहनी तक कोई गरम तार दौड़ गया। यादव साहब ने हवा में एक फायर किया। आवाज बारिश में दब गई। फिर पीछे से किसी ने उनके सिर पर वार किया और वो घुटनों पर बैठ गए। खून उनकी आंख तक आ गया। फूलवती जीप से नीचे उतरी और चिल्लाने लगी। किसी ने उन्हें धक्का दिया और वो जीप के पहिए के पास गिर गईं। मैं रेंगता हुआ केबिन तक पहुंचा। मुझे ये समझ आ गया था कि ये लोग हड्डियां ले जाएंगे और नदी में बहा देंगे। फिर कागज पर कुछ बचता नहीं। मेरे पास लोहे का कोई हथियार नहीं था। मेरे पास सिर्फ वो चीज थी जो मैं 2 महीने से रोज रात चलाता था। मैंने मुख्य स्विच चढ़ाया। डिस्प्ले जागा। लाल अंक बारिश में दूर तक दिख रहे थे। 41 जो प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वो नीली तिरपाल थी। टिंकू ने डिस्प्ले की तरफ देखा और हंसा। फिर वो सफेद पट्टी पार करके लोहे की चादर पर चढ़ गया। नंबर बदला। बायन पीस हो वो रुका। उसने अपना पैर उठाने की कोशिश की। पैर नहीं उठा। कालू उसे खींचने के लिए चढ़ा। पांटी। फिर 2 आदमी और 864.0 205.0। बब्बन चिल्लाया कि सब नीचे उतरो। कोई नहीं उतर सका। मैंने जो देखा वो मैं पूरा बताना नहीं चाहता, पर कुछ बताना जरूरी है। उन आदमियों के कपड़े ढीले होने लगे। गर्दन की नसें उभरी, फिर गाल अंदर गए। जो आदमी सबसे पहले चढ़ा था वो सबसे पहले झुका। उसके घुटने गलत तरफ मुड़े। लोहे की चादर से वैसी आवाज आने लगी जैसी बहुत भरी गाड़ी चढ़ने पर आती है। गड्ढे की दीवार में दरार पड़ गई। केबिन में प्रिंटर अपने आप चलने लगा। खाली पर्चियां एक एक करके खींचती गईं और हर पर्ची पर एक ही नंबर छपता रहा, बंडल खत्म होने तक। बब्बन ने मेरी तरफ देखा। मैं खिड़की में था। वो मेरी तरफ बढ़ा और रास्ता प्लेटफॉर्म के कोने से था। उसने पट्टी पार की। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। 2 महीने में मैंने एक चीज सीख ली थी। वो सफेद पट्टी से बाहर कुछ नहीं कर सकती थी। ना आज तक किया था, ना आज किया। बब्बन मेरे से 6 फुट दूर खड़ा था और आगे नहीं बढ़ पाया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया।
और फिर उसका हाथ नीचे गिर गया, जैसे कंधे पर बोरा रख दिया गया हो। डिस्प्ले चढ़ता रहा। मैंने गिना। मैं नंबर गिनने के अलावा उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। 757, 790, फिर 738 और वहीं रुक गया। बारिश पतली हो गई। चबूतरे पर सिर्फ पानी की आवाज बची। प्लेटफॉर्म पर जो पड़ा था वो हिल नहीं रहा था। डिस्प्ले पर 738 जलता रहा। फिर वो नंबर टिमटिमाने लगा, बंद होने वाली चीज की तरह नहीं, मांगने वाली चीज की तरह। मैंने अपनी कॉपी निकाली जो मेरी जेब में भीग चुकी थी और बांह के सहारे हिसाब लगाया। 738 में 41 18 बार आता है। दीवार पर लकीरें 19 थीं। एक हिसाब अब भी बाकी था और मुझे पता था कि वो किसके नाम लिखा है। 30 जून की रात मैंने जो 41 मिटाया था उसकी पर्ची सुक्खू के हाथ से निकल गई थी। वो हिसाब मेरे नाम पर रह गया था। 2 महीने से वो हिसाब मेरे शरीर से थोड़ा थोड़ा उतर रहा था और मैं जानता था कि अगर आज नहीं चुकाया तो अगले कुछ महीनों में पूरा उतर जाएगा। पर कांटा गोश्त सिर्फ इसलिए लेता था क्योंकि कागज पर हिसाब झूठा था। मैंने कुर्सी पर बैठकर मशीन बंद की और दोबारा चालू की। प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ नीली तिरपाल थी और उस पर वो हड्डियां डिस्प्ले पर आया। 41 से जो मैंने रजिस्टर खोला, बाईं हथेली काम नहीं कर रही थी तो मैंने कागज को कोहनी से दबाया और दाएं हाथ से लिखा तारीख 14 अगस्त, समय दोपहर के 2:06। गाड़ी नंबर वाले खाने में मैंने लिखा कोई गाड़ी नहीं। नाम वाले खाने में मैंने लिखा चंदा, पुत्री तुलसीराम, निवासी कोठरा। वजन वाले खाने में मैंने लिखा 41 किलोग्राम और सबसे नीचे जहां 12 साल पहले किसी ने साफ गोल अक्षरों में सुधार लिखा था, मैंने लिखा सुधार 0। फिर मैंने प्रिंट का बटन दबाया। प्रिंटर ने एक पर्ची खींची। उस पर वही नंबर छपा, बिना कटौती, बिना सुधार। 12 साल में पहली बार उस कांटे ने उसका वजन कागज पर सही लिखा। मैंने पर्ची निकालकर बाहर आया। फूलवती घिसटती हुई चबूतरे तक आ चुकी थीं। उनका घुटना छिला हुआ था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें सफेद पट्टी के बाहर बिठाया क्योंकि उस लोहे पर मैं किसी को नहीं चढ़ने देना चाहता था। मैंने उनके हाथ में पर्ची रखी और पढ़कर सुनाई। उन्होंने वो कागज अपने कुर्ते के अंदर सीने से लगाकर रख लिया। फिर उन्होंने पोटली से 2 पायल निकाली। मैंने उन्हें ले जाकर तिरपाल पर हड्डियों के पास रख दिया। पीछे हटकर मैं पट्टी के बाहर आ गया। फूलवती ने वहीं बैठकर बारिश में अपनी बेटी का नाम पुकारा 3 बार, जैसे शाम को घर बुलाते हैं। उसके बाद मुझे वो काम करना था जो सबसे मुश्किल था। मिस्त्री शफीक के सिर से खून बह रहा था पर वो खड़ा हो सकता था। मैंने उससे कहा कि तिरपाल के 2 कोने पकड़े। मैंने बाकी 2 कोने अपने दाएं हाथ और कोहनी से पकड़े। हमने उस तिरपाल को उठाया और लोहे के प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा। सफेद पट्टी के बाहर बबूल के नीचे सूखी जमीन पर रख दिया। जिस पल तिरपाल का आखिरी कोना लोहे से हटा, डिस्प्ले बदला। 0.0 वो 0 वहीं रुक गया। प्रिंटर बंद हो गया। लोहे की चादर की वो भारी आवाज बंद हो गई। प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी एक साथ गिरे जैसे किसी ने उन्हें छोड़ दिया हो। बारिश और आधा घंटा हुई, उसके बाद रुक गई। सिपाही ओम प्रकाश 2:30 बजे फोटोग्राफर के साथ लौटा। उसने वायरलेस से मोहारी बात की। एम्बुलेंस 4 बजे पहुंची क्योंकि सिकता पुल पर पानी था। यादव साहब के सिर में 14 टांके आए। 3 दिन अस्पताल में रहे। धनीराम वहीं मर चुका था। उसके परिवार का कोई नहीं आया। पता चला कि उसकी पत्नी बहुत साल पहले मर गई थी और बेटा नागपुर में मजदूरी करता है, जिसका पता किसी के पास नहीं था। तीसरे दिन मैंने और सुक्खू ने उसका दाह संस्कार किया। कुल 4 आदमी थे। जाने से पहले मैं केबिन में गया और उस दीवार को देखा। मैंने वहां कोई नई लकीर नहीं खींची। मैंने खड़िया से उसके नीचे उसका नाम लिख दिया। प्लेटफॉर्म पर 5 लोग मरे, बब्बन रावत, टिंकू, कालू और 2 आदमी। पोस्टमार्टम में सबका वजन उनके पुराने रिकॉर्ड से बहुत कम निकला। रिपोर्ट में लिखा गया कि पुराने कांटे का ढांचा बैठ गया और दबने से मौत हुई। किसी सरकारी कागज पर 41 नहीं लिखा गया और मैंने भी जिद नहीं की। जो कागज मुझे चाहिए था वो मैं पहले ही लिख चुका था। 4 आदमी जिंदा पकड़े गए। उनमें से 2 सरकारी गवाह बन गए।
चंदा की हड्डियों की जांच हुई। फूलवती का नमूना मिलाया गया। अक्टूबर में अवशेष उन्हें सौंप दिए गए। हमने सिकता घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया। एक पायल फूलवती ने पानी में डाल दी और दूसरी अपने पास रख ली। 2013 के रजिस्टर कभी नहीं मिले। सुनील मौर्य का शरीर भी कभी नहीं मिला। उस रात वो रेत के साथ गाड़ी में बाहर चला गया था और रेत कहां कहां गिरी ये किसी को नहीं पता। उसकी फाइल आज भी खुली है। उसकी पत्नी हर अगस्त में थाने आती है और वही सवाल पूछती है। नवंबर में नाप तौल विभाग ने साईनाथ धर्मकांटा का मुद्रांकन रद्द कर दिया। जनवरी में प्लेटफॉर्म उखाड़ दिया गया और गड्ढा मिट्टी से भर दिया गया। अब वहां खाली जमीन है और एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि यह सरकारी संपत्ति है। मेरा बायां हाथ ठीक नहीं हुआ। प्लास्टर 6 हफ्ते में उतरा, पर बीच वाली उंगली और अनामिका पूरी तरह मुड़ती नहीं। भारी चीज नहीं पकड़ सकता। ठंड में दर्द होता है। वजन वापस आ गया। दिसंबर में मैं 70 किलो था। मैंने कई महीने तक हर हफ्ते नापा, हर बार उसी सरिया वाली दुकान पर, जब तक डर उतर नहीं गया। यादव साहब ने यूनियन से कहकर मुझे मोहारी बस डिपो के पार्सल काउंटर पर काम दिलवा दिया। 9,000 महीना और सरकारी छुट्टियां। जगह अस्पताल से 10 मिनट दूर है, इसीलिए माँ की डायलिसिस वाले दिन आसान हो गए। माँ अब भी हफ्ते में 2 बार जाती हैं। भाभी ने सिलाई का काम बढ़ा लिया है। गुड़िया दूसरी कक्षा में है और उसे ये कहानी नहीं पता। मैंने भाई की डायरी वापस बक्से में रख दी है, पर वो पर्ची मैंने निकालकर अपने पास रख ली। फूलवती अप्रैल में गुजर गई। मैं वहीं था। उन्होंने आखिरी दिन मुझसे पत्तल के हिसाब की बात की कि दुकान वाले पर 320 रुपए बाकी हैं। मैंने कहा ले आऊंगा। वो मुस्कुरा दी। जो सवाल हल हो गए वो ये थे। चंदा का नाम कागज पर आया, उसका वजन कागज पर आया। उसके साथ जो हुआ उसके लिए 2 लोग जेल में हैं और बाकी उसी लोहे पर खत्म हो गए। जो सवाल नहीं हल हुआ वो सुनील मौर्य है। और एक बात है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। पिछले जुलाई की एक रात बस डिपो पर बारिश हो रही थी। पार्सल का कांटा छोटा है, 500 किलो का, दीवार से लगा हुआ। 11 बजे के बाद डिपो खाली हो जाता है। मैं रजिस्टर बंद कर रहा था कि डिस्प्ले जागा। मैंने घड़ी देखी, 1:47 कांटे पर कुछ नहीं रखा था। नंबर 41 नहीं था, कोई और नंबर था। मैंने वो नंबर मिटाया नहीं। मैंने पर्ची छापी, रजिस्टर में तारीख और समय लिखा और वजन के आगे लिख दिया किसी का हिसाब बाकी है। पर्ची अब मेरी उसी कॉपी में रखी है। मुझे नहीं पता वो किसका वजन था। मुझे बस इतना पता है कि इस इलाके में बहुत सारे कांटे हैं और उन सब पर कोई न कोई रात में अकेला बैठा होता है और उससे कहा गया होता है कि जो नंबर गलत लगे उसे मिटा दो। अगर आप में से कोई ऐसी जगह काम करता है तो मेरी एक बात मान लीजिए, जो नंबर आए उसे छाप दीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।